क्या भारत सच में अपने फैसले आजादी से ले रहा है या फिर दुनिया की बड़ी ताकतें तय कर रही हैं कि भारत को क्या करना चाहिए? हाल के सालों में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो रहा है? और अगर हाँ, तो क्या अब समय आ गया है कि भारत फिर से अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान वापस हासिल कर सके? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। भारत की विदेश नीति में एक शब्द बहुत बार सुनने को मिलता है, सामरिक स्वायत्तता। इसका मतलब आसान भाषा में समझे तो भारत अपने फैसले खुद ले, किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं। चाहे बात हो तेल खरीदने की, हथियार खरीदने की या किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध पर अपनी राय रखने की। भारत का सिद्धांत हमेशा यही रहा है कि किसी एक देश के साथ पूरी तरह खड़े नहीं होना, बल्कि अपने हित देखकर फैसला लेना। ये नीति नई नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर में, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत संघ। जब भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, बल्कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रास्ता चुना, यानी दोस्ती सबसे लेकिन गुलामी किसी की नहीं। लेकिन आज हालात बदलते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं हाल के सालों की, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। 2024 के आसपास भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हर दिन 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल रसिया से खरीद रहा था। ये भारत के कुल तेल आयात का लगभग 43 से 44% था। क्यों? क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था, और भारत के लिए सस्ता तेल मतलब कम महंगाई, कम पेट्रोल डीजल की कीमतें और मजबूत अर्थव्यवस्था। लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई यूनाइटेड स्टेट्स की। अगस्त 2025 में अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। यानी साफ संदेश, रूस से तेल खरीदोगे तो नुकसान झेलोगे। और इसका असर तुरंत दिखा। भारत को मजबूरी में रूस से तेल खरीद कम करनी पड़ी। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच रूस से तेल खरीद घटकर 25% से भी कम रह गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत अपनी मर्जी से फैसला ले रहा था या दबाव में? फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। अचानक अमेरिका ने कहा कि भारत फिर से रूस से तेल खरीद सकता है। बस इतना ही सुनते भारतीय कंपनियों ने फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। मार्च 2026 में भारत ने सिर्फ 15 दिनों में 3 करोड़ बैरल तेल खरीद लिया और अप्रैल के लिए 6 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट भी था। पहले रूस सस्ता तेल देता था, अब भारत को उसी तेल के लिए 5 से 15 डॉलर ज्यादा देने पड़े। यानी पहले छूट मिलती थी, अब प्रीमियम देना पड़ रहा था। यहाँ से एक नया खतरा साफ दिखने लगा। अगर अमेरिका छूट दे तो भारत खरीद सकता है, अगर छूट खत्म करे तो भारत संकट में। क्या ये स्थिति किसी स्वतंत्र देश के लिए सही है? यही सवाल अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां भारत और रसिया के रिश्ते सबसे मजबूत रहे हैं, रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर। भारत की सेना में आज जो कई बड़े हथियार हैं, उनमें से बड़ी संख्या रूस से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, भारत की सबसे अहम सुरक्षा परियोजनाओं में भी रूस का योगदान रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत की परमाणु पनडुब्बी परियोजनाओं में रूस ने तकनीकी मदद की है। और यही वजह है कि भारत और रूस का रक्षा रिश्ता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी माना जाता है। भारत ने 2018 में रसिया के साथ करीब 5.4 अरब डॉलर का सौदा किया था S-400 खरीदने के लिए। लेकिन इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने एक कानून बनाया, CAA-TSA। इस कानून के मुताबिक अगर कोई देश रूस से बड़ा रक्षा सौदा करता है तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। इसलिए यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत अपने सुरक्षा फैसले हर बार अमेरिका की प्रतिक्रिया देखकर लेता है? अब बात करते हैं उस देश की जिसका नाम इस पूरी कहानी में बार बार सामने आता है, ईरान की। कई लोगों को लगता है कि ईरान सिर्फ एक तेल उत्पादक देश है, लेकिन भारत के लिए इसकी अहमियत तेल से कहीं ज्यादा है। ईरान भारत के लिए एक रणनीतिक दरवाजा है। दरअसल भारत अगर मध्य एशिया और रूस तक सीधे व्यापार करना चाहता है तो उसे ईरान के रास्ते जाना पड़ता है। यहीं आता है एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, चाबहार पोर्ट। यह बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी है, क्योंकि इस पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ भी अमेरिकी प्रतिबंध वाली बड़ी रुकावट सामने आई। कुछ साल पहले भारत को चाबहार पोर्ट पर काम करने की छूट मिली हुई थी, लेकिन सितंबर 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस छूट को हटा दिया। इसका मतलब साफ था, भारत का एक अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट अचानक खतरे में पड़ गया। अब सोचिए, अगर किसी दूसरे देश के फैसले से आपकी बड़ी परियोजना रुक जाए तो क्या उसे सच्ची रणनीतिक स्वतंत्रता कहा जा सकता है? भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन पर आधारित रही। एक तरफ रसिया, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और भारत बीच में संतुलन बनाकर। लेकिन अब यह संतुलन बनाए रखना पहले से ज्यादा
ज्यादा कठिन हो गया, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे दोबारा गुटों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ रूस, चीन और उनके सहयोगी, और भारत दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमेशा दोनों को खुश रखना संभव है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता वापस चाहिए तो उसे क्या करना होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब सिर्फ बयान देने की नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत है। सबसे पहले भारत को दुनिया को साफ संदेश देना होगा कि ऊर्जा खरीद, रक्षा खरीद और दूसरे देशों के साथ रिश्ते, ये भारत के अपने फैसले होंगे। इन मामलों में किसी दूसरे देश का कानून भारत पर लागू नहीं होना चाहिए। यहाँ अमेरिका के खिलाफ जाने की बात नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की बात है। अगर बात करते हैं सबसे जरूरी कदम की, तो वो है आत्मनिर्भर रक्षा, क्योंकि जब तक भारत अपने हथियार खुद नहीं बनाएगा, तब तक उसे किसी न किसी देश पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। आज भारत कई बड़े हथियार विदेश से खरीदता है। भारत हमेशा से एक स्वतंत्र सोच वाला देश रहा है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक उसने दुनिया को दिखाया है कि संतुलन कैसे बनाया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ संतुलन बनाना ही काफी है, या अब समय आ गया है कि स्पष्ट रेखाएं खींचने का? क्योंकि सामरिक स्वायत्तता सिर्फ एक नारा नहीं होती, यह हिम्मत होती है अपने फैसले खुद लेने की। और आने वाले साल यह तय करेंगे, क्या भारत सच में एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति बनेगा, या फिर दूसरों के फैसले के बीच अपना रास्ता तलाशता रहेगा। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।